जय हिंद गाइस। वेलकम टू दीक्षित ट्यूटोरियल, इंडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइस, कल संडे था और संडे का एक दिन का मैंने वीकली ऑफ रख दिया था, ठीक है, ताकि आप लोग अपना एक निरंतर अभ्यास कर सकें, क्योंकि बिना अभ्यास के कुछ नहीं है। अगर आपको अपनी मंजिल पानी है तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ये बहुत ही जरूरी होती है अपनी सफलता के लिए। तो गाइस, हमने पढ़ा था, जो लास्ट टाइम हमने जो वीडियो डाली थी उसमें हमने पढ़ा था क्या, कर्नाटक का युद्ध। तो कर्नाटक का युद्ध के बाद अगर अब हम देखा जाए तो अब हम पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध। लेकिन जैसे कि आपने मुझे 6-7 वीडियोस में देखा होगा कि मैं क्या करता हूँ, आप लोगों के लिए हमेशा पार्ट्स में उसको बाइफरकेट कर देता हूँ, ठीक है, उस टॉपिक को बाइफरकेट कर देता हूं जिससे कि आपको अपनी समझ में विकसित हो सके और आपको उस टॉपिक पर पकड़ मजबूत हो सके। तो वैसे ही मैंने अब भी कर दिया है। जैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वर्चस्व स्थापित होने की जो यहाँ से शुरुआत होती है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने इसको भी बाइफरकेट कर दिया है। देखिए, पहला बाइफरकेट मैंने जो किया है वो किया है मैंने समानता क्या अधिकार, समानता के अधिकार के लिए जो पहला चरण का नाम रहता है वो रहता है समानता का अधिकार। जो बंगाल में उन्होंने प्लासी का युद्ध किया या बक्सर का युद्ध किया, तो उन्होंने क्या किया, समानता के अधिकार के लिए उन्होंने युद्ध लड़ा था, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका दूसरा चरण देखते हैं, वो आता है अधीनस्थ पृथक्करण, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, ठीक है। ये जो होता है वो 1813 से लेकर 1857 तक के ये दौर चलता है, ठीक है। ये दौर चलता है 1813 तक का, जो 1757 से 1813 तक रहता है वो रहता है समानता के अधिकार का चरण। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, 1813 से लेकर 1857, हर कोई जानता है 1857 को एक क्रांति होती है, जिसको राष्ट्र इतिहासकारों ने क्या बताया, इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम। तो ऐसे ही उसी के दौरान हम इसको भी पढ़ेंगे और उसका भी बाइफरकेट करेंगे, ठीक है। तो अधीनस्थ पृथक्करण की नीति में जो नीति अपनाई जाती है वो अपनाई जाती है सहायक संधि, हड़प नीति, और जो थर्ड रहता है वो रहती है कुशासन का आरोप, कुशासन के आरोप की नीति, ठीक है। जो मैं आपको बाइफरकेट में बता दिया 1857 तक का हम जो पढ़ेंगे, देखो समानता के अधिकार में के चरण में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध, और भी कुछ युद्ध है, ठीक है, उनको भी हम इसी समानता के अधिकार के चरण में पढ़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपना वर्चस्व कायम कर लिया तो उन्होंने अधीनस्थ पृथक्करण की नीति अपना ली, जिसमें हम सहायक संधि पढ़ेंगे, उसमें हम हड़प नीति पढ़ेंगे, उसमें हम कुशासन के आरोप की नीति पढ़ेंगे। तो अब देखिए, हम शुरू करते हैं अपना प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में मैंने आपको बता दिया था, प्लासी का युद्ध क्या था, एक अपने इतिहास में अपने आप में एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, जिसने बंगाल की राजनीति में एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अप्रत्यक्ष तौर पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमा लिया था। मैं आपको इसकी भूमिका बता रहा हूं, मैंने आपको बताया था मैं हमेशा क्या पढ़ाता हूं, पहले भूमिका, भूमिका के बाद पढ़ाता हूं हमेशा कारण, कारण के बाद बताता हूं घटना, ठीक है, घटना के बाद बताता हूं मैं प्रभाव, प्रभाव के बाद बताता हूं मैं महत्व। मेरा जो इतिहास पढ़ाने का जो क्रमिक जो है, सीरियल वाइज जो टॉप रहते हैं, सब टॉपिक्स वो ये रहते हैं, भूमिका, कारण, घटना, प्रभाव और महत्व, ठीक है। इस भूमिका को मैं बताऊं तो प्लासी का युद्ध अपने आप में एक इतिहास में एक बहुत बड़ा अपना स्थान रखा है, जिससे कि क्या है कि एक बंगाल की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से किंग मेकर के रोल में उभरी है। उन्होंने
सिराजुद्दौला को अपदस्थ करते मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया था, जो कि उनका ईस्ट इंडिया कंपनी का कठपुतली था। तो अप्रत्यक्ष तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक अपना प्रभुत्व स्थापित करने की योजना बनाई और उस योजना में वो सफल भी हुए। अब मैं आपको बता दूं कि कारण क्या था। कारण मैं हमेशा आपको बताता हूं, कारण मैं दो तरीके के बताता हूं, एक होता है दीर्घकालिक कारण और एक होता है तत्कालिक कारण। अगर मैं दीर्घकालिक कारणों की बात करूं तो दीर्घकालिक कारणों में मैं बता दूं 1717 में जो फर्रुखसियर था उसने दस्तकों की अनुमति दी थी, लेकिन दस्तकों को अनुमति सिर्फ कंपनी को दी थी, किसी निजी व्यक्ति को निजी व्यापार के लिए अनुमति नहीं दी थी। तो जो दीर्घकालिक कारण में मैं आपको बता दूं, पहला जो था वो था दस्तकों का दुरुपयोग। ठीक है, दस्तकों का दुरुपयोग था क्योंकि निजी व्यक्ति, कंपनी के जो निजी व्यक्ति थे वो अपने निजी व्यापार के लिए दस्तकों का उपयोग कर रहे थे, जो दस्तकों की जो अनुमति मिली हुई थी वो मिली हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो जब तक तो दूसरा मैं आपको कारण बता दूं कि जो 1756 में सिराजुद्दौला जब नवाब का उत्तराधिकारी बनता है तो उसने एक बात बोल दी थी कि मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को समाप्त कर दूंगा। ठीक है, और अपने जो व्यापार को जो समाप्त कर दूंगा, क्यों किया था? क्योंकि उसने दस्तकों का दुरुपयोग किया था, जिसमें कि बंगाल को बहुत ही नुकसान हो रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी अपना खूब व्यापार कर रही थी और वो मुनाफा खूब कमा रही थी। कंपनी तो कर ही रही थी, लेकिन निजी व्यक्ति भी अपना निजी व्यापार चलाकर खूब इनकम कमा रहे थे। ठीक है, जितनी उनकी सैलरी नहीं थी उससे ज्यादा वो अपना निजी व्यापार करके अपना फायदा ले रहे थे। ठीक है, तो 1756 में जब सिराजुद्दौला बनता है तो उसने सबसे पहले यही बोल दिया कि मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को समाप्त कर दूंगा। तो मैं आपको लिए बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर एक षड्यंत्र रचा। मैंने आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हमेशा किस आधार पर अपना जो शासन को लागू करती थी या अपना प्रभुत्व स्थापित करती थी। पहले वो करती थी चेतावनी से अगर कोई नहीं मानता तो उसके साथ संधि करती थी, संधि भी नहीं चलता तो उसके साथ षड्यंत्र करती थी, षड्यंत्र भी नहीं कामयाब होता तो फिर क्या करती थी? आक्रमण। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन करने की जो नीति रही थी वो इनके ऊपर रही थी कि चेतावनी भी करती थी, संधि भी करती थी, षड्यंत्र भी करते थे, आक्रमण भी करती थी। तो इस षड्यंत्र उन्होंने इसमें एक षड्यंत्र का भाग लिया क्योंकि जो बंगाल का जो नवाब था अलीवर्दी खां, नवाब का जो नवाब था अलीवर्दी खां, उसका कोई भी बेटा नहीं था। ठीक है, उसकी 3 पुत्रियां थी। 3 पुत्रियों के नाम इतने जरूरी नहीं है, लेकिन उन 3 पुत्रियों के पुत्रों के नाम बहुत जरूरी हैं। जैसे पहली पुत्री का जो नाम था वो था घसीटी बेगम। ठीक है, और बेगम। ठीक है, और इसके जो पुत्र का नाम था वो था राजबल्लभ। कौन था? राजबल्लभ। जो दूसरी बेटी का पुत्र था उसका नाम था शौकत जंग। शौकत जंग जो कि पूर्विया का शासक था। किसका था? पूर्विया का शासक। ये क्वेश्चन भी आता है कि शौकत जंग कहाँ का शासक था, तो वो पूर्विया का था। जो तीसरी पुत्री थी और जो छोटी पुत्री थी उसके पुत्र का नाम था सिराजुद्दौला। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा था कि सिराजुद्दौला ने सीधे स्पष्ट तौर पे बोल दिया था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को समाप्त कर देगा। इसी के तत्पश्चात उसने एक षड्यंत्र रचा। उसने बोलते हैं ना कि जो गरका वेदी लंका ढाए, है ना, तो उसी का इसने एक तरह से स्वरूप को धारण करवाया और उसने घसीटी बेगम के पुत्र राजबल्लभ और शौकत जंग के साथ अपनी एक पार्टी स्थापित कर ली। लेकिन
ये गुप्त पार्टी थी, कभी भी ये उजागर में नहीं आई जब तक प्लासी का युद्ध नहीं हो जाता। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो किससे मिल गई? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ राजवल्लभ मिल गया। ठीक है, राजवल्लभ भी मिल गया और शौकत जंग भी मिल गया। और शौकत जंग जब ये तीन मिल गए तो उन्होंने इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने षड्यंत्र रचा और क्या बोला? उसने ये बोला कि मैं सिराजुद्दौला को कभी भी नवाब नहीं बनने दूंगा, और इसी के अकॉर्डिंग उसने क्या किया? उत्तराधिकारी का युद्ध लड़वा दिया। उत्तराधिकारी का युद्ध लड़वा दिया। ठीक है, ठीक है। तो राजवल्लभ और शौकत जंग बल्कि कोई भी ऐसा नहीं था कि इस पर कोई भी पद नहीं था, वो पूर्विया का शासक था। ठीक है, अब ऐसे ऐसे जब समय बढ़ता है तो ठीक है, उसमें उत्तराधिकारी का युद्ध होता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसका नेतृत्व किया क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग, उसकी चाल के अकॉर्डिंग, उसके माइंड के अकॉर्डिंग ये सब षड्यंत्र रचा गया था ताकि सिराजुद्दौला को रोका जाए। इसी दौरान जो एक और जो मुख्य कारण था, जो दीर्घकालिक कारणों में, वो था जो सप्तवर्षीय युद्ध। जब मैंने आपको बताया था कर्नाटक में, जब कर्नाटक युद्ध में मैंने सप्तवर्षीय युद्ध की चर्चा की थी, तो उसी दौरान क्या हुआ कि 1756 में सप्तवर्षीय युद्ध होता है। सप्तवर्षीय युद्ध, ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध जब 1756 में होता है तो देखिए फ्रांसीसी की जो कंपनी थी, फ्रांसीसी फैक्ट्री जो कहाँ थी? वो थी चंद्रनगर में। कहाँ थी? चंद्रनगर में। ठीक है, वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री थी वो थी कोलकाता में। ठीक है, वो थी कोलकाता में। एक फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो थी वो थी चंद्रनगर में, वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री कहाँ थी? कोलकाता में। तो उन्होंने सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान इनकी किलेबंदी स्टार्ट कर दी। ठीक है, किलेबंदी स्टार्ट कर दी और इसकी सूचना सिराजुद्दौला को पड़ती है। तो सिराजुद्दौला ने तत्कालिक रूप से बोला कि किलेबंदी को रोक दिया जाए, किलेबंदी को रोक दिया जाए। लेकिन फ्रांसीसियों ने अपनी किलेबंदी को रोक दी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता की किलेबंदी को नहीं रोका। जब किलेबंदी को नहीं रोका तो सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण के दौरान ये हार कर अब कहां पर पहुंच गए? ईस्ट इंडिया कंपनी कहां पर पहुंच गई? फोल्टा द्वीप में। कहां पहुंच गई? फोल्टा द्वीप में। ठीक है, फोल्टा द्वीप में पहुंच जाती है कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि जो किलेबंदी जो मुख्य रूप से जो था वो था किलेबंदी को ना रोक पाना। ठीक है, ठीक है, तो ये दीर्घकालिक कारणों में से आता है। लेकिन मैं आपको एक और बता दूं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी फोल्टा द्वीप में भाग जाती है तो इसकी मदद के लिए रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन जाते हैं। ठीक है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद करते हैं। ठीक है, मदद करते हैं और एक नया वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक योजना बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जब समय बढ़ता गया, ठीक है, तो ये एक दीर्घकालिक कारणों में महत्वपूर्ण कारण अपना रखता है। तो और एक और मुख्य जो दीर्घकालिक कारण है मैं आपको बता दूं, वो था सिराजुद्दौला का चरित्र। सिराजुद्दौला का चरित्र जो था वो था गुस्सेल टाइप। तो इसके जो देखो गुस्सेल टाइप जो सिराजुद्दौला का था, तो इसके महाजन, ठीक है, महाजन, ठीक है, और व्यापारी, ठीक है, महाजन हुए, व्यापारी हुए, जमींदार हुए, सब खफा थे, सब खफा चल रहे थे। मैं आपको बता दूं, ठीक है, बहुत सब लोग खफा चल रहे थे। इसी के अकॉर्डिंग मीर जाफर कभी यह नहीं चाहता था, जो मीर जाफर था, मीर जाफर वह यह नहीं चाहता था कि सिराजुद्दौला कभी शासक बने। सिराजुद्दौला कभी शासक बने। तो मीर जाफर एक अपोजिट पार्टी था किसका? सिराजुद्दौला। ठीक है, वहीं राय दुर्लभ जो था, जो राय दुर्लभ था, उसने सिराजुद्दौला ने राय दुर्लभ की बेइज्जती की थी और उसको उसके पद से, जो उसका पद लेना चाहता था, जो राय दुर्लभ उसको अपना जो पद लेना चाहता था वो पद नहीं दिया। तो राय दुर्लभ भी मीर जाफर के साथ था। राय दुर्लभ,
ठीक है, रायदुल्ला भी मीर जाफर के साथ था, क्योंकि सिराजुद्दौला ने रायदुल्ला की क्या की थी, बेइज्जती की थी और उसको उसका पद नहीं दिया था। ठीक है, तो ये दोनों ने क्या किया, मीर जाफर हुआ और रायदुल्ला हुए, ये दोनों जाके ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिल गए, बोलते हैं ना, घर का बेदी लंका ढहाए। ठीक उसी अकॉर्डिंग जो घर का जो व्यक्ति था मीर जाफर, ठीक है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल गया। बल्कि मीर जाफर वो व्यक्ति था जो सेना का नेतृत्व करता था। ठीक है, एक सेनापति था जिसके अनुसार जो समस्त सेना थी जो इसके अकॉर्डिंग चलती थी। तो जो जमींदार लोग थे, देखिए, जो जमींदार लोग थे वो थे खेत से रिलेटेड व्यक्ति, कृषि से संबंधित जो भी व्यक्ति थे वो थे जमींदार। ठीक है, जो व्यापारी थे वो डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित हुआ करते थे। वहीं जो महाजन होते थे वो एक तरह से वस्त्र उद्योग से संबंधित होते थे। ठीक है, ठीक है, वस्त्र उद्योग से संबंधित होते थे। और मैं आपको बता दूं, जो गुस्सेल चरित्र के कारण जो सिराजुद्दौला के बहुत लोग गद्दार भी बन चुके थे। मैं आपको उन गद्दारों का नाम बता देता हूं जिसने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया और मैदान छोड़ने को विवश कर दिया था। ठीक है, अगर मैं उन गद्दारों की बात करूं कि गद्दार कौन थे, देखिए, पहला मैंने आपको बताया मीर जाफर, ठीक है, दूसरा रायदुल्ला, ठीक है, तीसरा अमीचंद, ठीक है, और जो चौथा था वो था खादर खान। तो पांचवा जो व्यक्ति था वो था मीर लतीफ खान। कौन था? मीर लतीफ खान। ठीक है, मैं आपको बता दूं जो अमीर चंद था वो कौन था? व्यापारी था। तो ये सभी लोग थे वो कौन थे? अधिकारी वर्ग के थे लोग थे। किसके? अधिकारी वर्ग के लोग थे। ठीक है, अधिकारी वर्ग के लोग थे। वही मैं आपको बता दूं जो मणिक चंद है, मणिक चंद जो व्यापारी की लिस्ट में मैं बता दूं मणिक चंद, ठीक है, मणिक चंद जो था, ठीक है, वो एक व्यापारी था, वो भी गद्दार था। जो दूसरा था वो था मेहताब बाग, ठीक है, जिसके पास कौन था? जगत सेठ पद था। ठीक है, वही तीसरा जो व्यक्ति था वो था स्वरूप राय, स्वरूप राय। ठीक है, ये इनके पास जो था वो था जगत सेठ का पद। कौन कौन सा पद था इनके पास? जगत सेठ पद। ठीक है, तो मणिकचंद, मेहता बाग, स्वरूप राय, अमीचंद कौन थे? ये व्यापारी थे। वही मीर जाफर हुआ, रायदुल्ला हुआ, खादर खान हुआ, मीर लतीफ का, ये अधिकारी वर्ग से संबंधित थे। तो अब मैं आपको बता दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां भी एक षड्यंत्र रचा, क्योंकि इन सभी लोगों, देखो, मीर जाफर के साथ उनका समझौता हो गया, रायदुल्ला के साथ समझौता हो गया, खादिर खान के साथ समझौता हो गया, मीर लतीफ खान के साथ समझौता हो गया, ठीक है, मणिकचंद के साथ हो गया, स्वरूप राय के साथ हो गया, ठीक है, मेहताब बाग के साथ हो गया। लेकिन जो था अमीचंद के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का समझौता नहीं होता है। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी षड्यंत्रकारी तो थी ही, मैंने आपको पहले से ही बताया षड्यंत्रकारी कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक षड्यंत्र रचा और फर्जी हस्ताक्षर करवा लिए अमीचंद के एक दस्तावेजों पर। ठीक है, उन समझौता के जो दस्तावेज थे उन पर फर्जी साइन कौन करवाता? वो करवाता वॉटसन। ठीक है, वॉटसन ने अमीचंद के फर्जी हस्ताक्षर करवा लिए एक समझौते प्रपत्र पर। ठीक है, तो उसको भी अमीचंद को एक अपने पार्टी में उन्होंने एक फर्जी रूप से उन्होंने अपनी पार्टी में सम्मिलित कर लिया था। ठीक है, उन्होंने कर लिया था। वही बात मैं दूसरी आपको बता दूं कि फरवरी 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला क्या करते हैं? एक अलीनगर की संधि करते हैं। ठीक है,
अलीनगर की संधि करते हैं। इस संधि से एक सिराजुद्दौला का एक व्यक्तित्व पता चलता है कि यह जो है, ठीक है, कि उसका जो मन जो है, माइंड है, वो स्थिर नहीं है, क्योंकि पहले उसने ईस्ट इंडिया कंपनी पर आक्रमण किया, आक्रमण करके उसको फोल्टा द्वीप में जाने के लिए विवश कर दिया। लेकिन वहीं 1757 की फरवरी में उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही क्या कर लिया था, उसने समझौता कर लिया था, एक संधि कर ली थी। उस संधि का नाम था अलीनगर की संधि। कौन सी संधि थी वो? अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि कर ली थी। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि तत्कालिक कारण क्या था। इसका जो तत्कालिक कारण था वो बेहद ही बहुत ही बढ़िया था, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रियल चरित्र था वो दर्शाता है कि क्योंकि तत्कालिक कारण में उन्होंने अलीनगर की संधि का उल्लंघन किया था। ठीक है, जब किसी व्यक्ति किसी भी चीज का उल्लंघन करता है तो सामने वाले व्यक्ति पर उसका प्रभाव जरूर पड़ता है और उस षड्यंत्र से बचने के लिए वह हाथ फेर जरूर फेंकता है। उसी प्रकार सिराजुद्दौला ने क्या किया, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के पर आक्रमण कर दिया। लेकिन उसको यह नहीं पता था कि जिसके नेतृत्व में वो अपनी सेना भेज रहा है कि वो नेतृत्व करता ही उसके खिलाफ है और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ है। वो लंका को भेजना चाहते थे, कौन? उसके घर के ही लोग। लंका को ढाए उसके घर के ही लोगों ने उसको ढा दिया था। वैसे ही इस सिराजुद्दौला को भी उसके घर के लोगों ने उसके आंतरिक कमजोरियों के कारण जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसका फायदा उठाया, वहीं सिराजुद्दौला उनका षड्यंत्र को समझ नहीं पाया और उसी के अकॉर्डिंग वह उनकी चाल में फंसता चला गया और उसने मीर जाफर है ना और राय दुर्लभ के नेतृत्व में एक सेना भेज दी थी। ठीक है, तो मैं आपको अभी बता दूं इसका तत्कालिक कारण क्या था। तो तत्कालिक कारण था वो थे अलीनगर की संधि का उल्लंघन। ठीक है, होता क्या है कि जो देखो फ्रांसीसियों की फैक्ट्री मैंने आपको बताई थी, कहां थी? फ्रांसीसी की जो फैक्ट्री थी वो थी चंद्रनगर में। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा कि फ्रांसीसी जब कंपनी चंद्रनगर पर आक्रमण कर देता है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, फ्रांसीसी जो फैक्ट्री स्थापित है चंद्रनगर में वहां पर आक्रमण कर देता है। तो इसको वो अपना अलीनगर की संधि का उल्लंघन समझता है और राय दुर्लभ और मीर जाफर और राय दुर्लभ के नेतृत्व में एक सेना को गठित करता है और युद्ध के रण में भेज देता है। उसने सिराजुद्दौला ने सोचा कि रण में जाएंगे तो ये युद्ध लड़ेंगे, ठीक है, लेकिन मीर जाफर रण की जगह जाने से बजाय वो वन में चला गया। ठीक है, मतलब रण और वन का मैंने एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि जिस काम के लिए उसको भेजा गया था उसका वो नेगेटिव अपोजिट काम करता है। ठीक है, उसने अपनी सेना को भगा दिया वहां से, उसको आदेश नहीं दिया कि आक्रमण करो और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की संख्या भी कम थी और उसने अपनी विजय हासिल कर ली थी। और क्योंकि मीर जाफर और राय दुर्लभ पहले से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिले हुए थे। ठीक है, वहीं फिर क्या होता है, लेकिन जो मीर जाफर का जो बेटा है उसने सिराजुद्दौला की मृत्यु कर दी, उसकी हत्या कर दी। ठीक है, उसकी हत्या कर दी। ठीक है, और कहां पर हत्या कर दी थी? मुर्शिदाबाद में उसकी हत्या कर दी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ किंग मेकर का रोल निभाया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। मतलब देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अपने आप में एक कठपुतली बन गया था। एक नवाब जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था? कठपुतली था। ठीक है, और मैं आपको ऐसे ही बताऊं तो उन्होंने एक अप्रत्यक्ष तौर पर राजनीतिक कंडीशन का फायदा उठाया और उसमें
हस्तांतरण जो कर बोलते हैं ना, ट्रांसफर, ठीक है, जो ट्रांसफर, ठीक है, जो शक्ति थी इसके पास, लेकिन चला कौन रहा था, वो चला रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल की राजनीति का नेतृत्व करती है। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसका जो प्रभाव पड़ता है, प्लासी का युद्ध, उस पर प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है। देखो, मनोवैज्ञानिक रूप से भी देखा जाए, ठीक है, राजनीतिक रूप से भी देखा जाए और आर्थिक रूप से भी देखा जाए। अगर मैं मनोवैज्ञानिक रूप से देखूं, देखो प्रभाव, मनोवैज्ञानिक रूप से देखूं, मनोवैज्ञानिक रूप से अगर मैं देखता हूं तो एक समृद्ध राज्य में, एक समृद्ध राज्य को उन्होंने कठपुतली, अपना कठपुतली शासक बना दिया था। तो मतलब देखा जाए तो उन्होंने समृद्ध राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया था, क्योंकि यहाँ के जो कृषि था, जो व्यापार था, वो बेहद ही समृद्ध था, ठीक है। उनको व्यापार में बहुत अधिक लाभ होता था, लेकिन अब तो उनका पूर्ण हस्तक्षेप था, तो उनका व्यापार और होने लग गया था। तो मनोवैज्ञानिक रूप से बता दूं कि नवाब को कठपुतली बना दिया, नवाब को कठपुतली बना दिया। अगर मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से देखूं, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखूं, देखो राजनीतिक दृष्टिकोण और एक होता है आर्थिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण, ठीक है। राजनीतिक दृष्टिकोण को देखूं तो जो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था, वो अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक हस्तक्षेप करने लग गया था। मतलब समस्त शक्ति थी किसके पास, थी किसके पास, नवाब के पास, लेकिन उनका यूज कौन कर रहा था, यूज कौन कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी। बोलते हैं ना, जैसे देखो हमारे यहाँ नॉमिनल हेड कौन है, नॉमिनल हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। कौन होता है, प्रेसिडेंट। वही रियल हेड अगर देखा जाए तो कौन है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो वैसे ही मैं देखा जाए तो जो नॉमिनल हेड है, वो नॉमिनल हेड कौन है, नॉमिनल हेड नवाब है। नवाब कौन था, मीर जाफर था। वही रियल हेड कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और मैं आर्थिक दृष्टिकोण से देखूं तो एक समृद्ध राज्य पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, ठीक है, जिससे कि उन्होंने भारी टैक्स देने से बच गए हैं। उनका जो प्रतिस्पर्धा थी वो कम हो गई, क्योंकि उन्होंने एकाधिकार स्थापित कर लिया। उसने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, क्योंकि सिराजुद्दौला ने क्या बोला था कि मैं उसके व्यापार को खत्म कर दूंगा, क्योंकि दस्तकों का दुरुपयोग होता था। लेकिन अब इससे दस्तकों का दुरुपयोग और ज्यादा बढ़ने लग गया था, क्योंकि मीर जाफर कठपुतली था, कुछ कर नहीं सकता था, ठीक है। तो ऐसे ही ये था आर्थिक दृष्टिकोण। अगर मैं आपको बता दूं जो प्रभाव है, इस जो प्रभाव है, एक प्रभाव हमेशा पॉजिटिव पड़ता है और प्रभाव कभी नेगेटिव भी पड़ता है। तो भारत पर इसका जो था प्रभाव था वो हमेशा नेगेटिव पड़ा। उस नेगेटिव प्रभाव को मैं आपको बता दूं राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या पड़ता है, और उस राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या पड़ता है और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या पड़ता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से ये पड़ता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको अपना दिमाग से खेलकर उसने बंगाल की राजनीति पर हस्तक्षेप शुरू कर दिया था। उसको पता था कि मुगल पहले से ही कमजोर है। 1707 के बाद जब से औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद से मुगल लगातार कमजोर होते गए, क्योंकि 1517 में फर्रुखसिंह ने ही क्या दस्तकों की अनुमति दे दी थी, ठीक है। क्योंकि वो क्या था, धीरे धीरे क्या होता गया था, मुगलों का पतन स्टार्ट हो गया था 1707 के बाद, ठीक है। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं आपको बता दूं बंगाल के पर अप्रत्यक्ष तौर पर राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया। राजनीतिक तौर पर भाग लेना शुरू कर दिया, ठीक है। वहीं में अगर आर्थिक दृष्टिकोण की बात करूं तो लूट की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि उन्होंने बंगाल के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। और धीरे धीरे जो गरीब थे,
जो गरीबी थी बंगाल में, जो गरीबी थी वो बढ़ने लग गई थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पूरे व्यापार पर, उस पूरे क्षेत्र पर, उस पूरे बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। ठीक है, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट था, क्योंकि वहां का जो लघु व्यापारी था या क्षेत्रीय व्यापारी था उनका दमन शुरू हो गया था। ठीक है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो आज ये था प्लासी का युद्ध। हमने एक संपूर्ण युद्ध को पढ़ा, इसका प्रभाव, भूमिका को पढ़ा, इसके कारण को पढ़ा। ठीक है, हमने धीरे धीरे सब कुछ पढ़ा। ठीक है, वही अगर हम बता दूं कि ये यहाँ से राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू कर दिया था किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है वही बक्सर के युद्ध में ये प्रत्यक्ष तौर पर राजनीति में भाग लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध को हम कल पढ़ेंगे। आज हमने प्लासी के युद्ध की हमने भूमिका पढ़ी, उसका कारण पढ़ा, कारण भी अभी हमने दीर्घकालिक कारण को पढ़ा, हमने तत्कालिक कारण को पढ़ा, उनकी घटनाओं को पढ़ा कि घटना क्या क्या हुई थी, उन घटनाओं के बाद हमने प्रभाव को पढ़ा, प्रभाव क्या था, और इसके महत्व को अगर हम समझें तो इस इतिहास में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का अप्रत्यक्ष तौर पर राजनीति पर हस्तक्षेप शुरू हो गया था। ठीक है, क्योंकि उसने आंतरिक जो कमजोरियां था उसका लाभ उठाया, और कुछ मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला का जो गद्दार था, मीर जाफर हुआ, ठीक है, रायदुल्ला हुआ, अमी चंद हुआ, जगत सेठ पद पे जो आसीन जो व्यक्ति थे जैसे मेहताबा हुआ, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक षड्यंत्र, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो षड्यंत्र रचा था उस षड्यंत्र में सम्मिलित हो गए। ठीक है, तो आज के लिए हम प्लासी के युद्ध को यहीं समाप्त करते हैं, बल्कि प्लासी का युद्ध आज संपूर्ण हो चुका है। कल हम बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे, जो कि इतिहास में एक अपना एक अलग ही स्थान को रखता है। तो बक्सर के युद्ध में हम पढ़ेंगे कल से। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद हम पढ़ेंगे आंग्ल मराठाओं के युद्ध, मतलब ऐसे ऐसे और भी युद्ध पढ़ेंगे। हमने पहले ही बताया था जो 1813 तक जो भी युद्ध होंगे वो कौन से होंगे? समानता के अधिकार के लिए युद्ध होंगे। ठीक है, वही 1813 से लेके जो 1858 तक जो भी युद्ध होंगे वो कौन से होंगे? अधीनस्थ पृथक्करण जो नीति होगी, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति होगी। ठीक है, जिसमें हम सहायक संधि भी पढ़ेंगे, उसमें हम हड़प नीति भी पढ़ेंगे, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? कुशासन के आरोप की नीति भी पढ़ेंगे। अगर आपको यह क्लास पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इस क्लास को शेयर करें, जिससे कि क्या होते हैं, आपको एक प्रतिस्पर्धा का अंदाज हो सके, आपको पता चले कि आप अपने दोस्त के कंपैरिजन में कितने दूध में हो, कितने पानी में हो। ठीक है, तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी किसी भी टॉपिक से अगर डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कर लीजिए। तो यहाँ ये जो नोट्स है इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा। मैंने टीम मैनेजर से बोल दिया है कि वो आपको पीडीएफ आज प्रोवाइड करवा दे, और जो टेलीग्राम की लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू गाइस।